जय हिंद प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, यानी कुछ ऐसे पदों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिनका संबंध गोलीय दर्पण से है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे। और पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, साथ में हम लोग ये भी जान लेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो गोलीय दर्पण होता है वह किसी कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है भाई? किसी कांच के खोखले गोले को काट कर क्या बनाया जाता है? गोलीय दर्पण। तो आप समझिएगा इधर कि अगर मान लीजिए ये आपका कोई गोला है, कांच का खोखला गोला है, और इसको हम लोग यहाँ से ऐसे काट के और इस कटे हुए भाग को अगर बाहर से पॉलिश कर देंगे तो ये कौन सा दर्पण बनेगा भाई? तो ये बन जाएगा आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बनेगा भाई? अवतल दर्पण। ठीक है, ये है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, और अगर इसको हम लोग ऐसे पलट के अगर दबे हुए तल को पॉलिश कर दें तो ये क्या बन जाएगा भाई? तो ये बन जाएगा आपका उत्तल दर्पण। ये हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग यहां पे समझने वाले हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो ध्यान से आप समझिएगा कि आप इन दर्पणों को कहां से बनाए हैं। तो आप इसे किसी गोले को काट कर और उसका एक तल पॉलिश कर दिए हैं, या तो उभरा हुआ तल पॉलिश कर दिए हैं या तो दबा हुआ तल पॉलिश कर दिए हैं। तो मेरे भाई आप जरा ये बताइएगा कि अगर ये गोला है तो इसका केंद्र होगा कि नहीं होगा? केंद्र होगा। तो इसी केंद्र को, इसी गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। इन दर्पणों का क्या कहेंगे भाई? वक्रता केंद्र कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये दर्पण जो बना है इस गोले से काट कर बना है। इस गोले का हिस्सा है, इस खोखले गोले का हिस्सा है ये दर्पण। ठीक है, तो इसलिए इस गोले के केंद्र को ही इन दर्पणों का क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। ठीक है, यानी ये गोले का आपका एक क्या है भाई? एक गोले का, किसी गोले का हिस्सा है। ठीक है, यानी इसका इधर कहीं सेंटर होगा, केंद्र होगा। ठीक है, जिसको आप केंद्र मान के ये त्रिज्या भर के आप ऐसे खींचेंगे तो ये एक गोला बनेगा पूरा। ठीक है, तो जिस गोले का दर्पण भाग होता है उसी गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे C से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भाई? C से। तो ये जिस गोले का भाग होगा, क्या उस गोले का केंद्र इस साइड होगा कि नहीं?
तभी तो आप इसको केंद्र मान के त्रिज्या भर के ऐसे करेंगे तो ये आपका पूरा गोला बनेगा। बात समझ में आया? ठीक है, यानी ये दर्पण जो है जिस गोले का भाग है उसी गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। ठीक है भाई, ये आपका इस तरह से था। आप उसको यहाँ पे जब लाए हैं तो ऐसे पलट के दबा हुआ तल इसका पालिश किए हैं, तो इसका सेंटर भी किधर चला जाएगा भाई? सेंटर इधर आ जाएगा, केंद्र। ठीक है, यानी इसके लिए केंद्र इधर होगा कहीं, इसको केंद्र मान के आप ऐसे क्या करेंगे भाई? पूरा गोला आपका बनेगा। ठीक है, तो यही केंद्र जो गोले का केंद्र था अब इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, और इसे भी हम लोग किससे लिखेंगे? सी से लिखेंगे। वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करेंगे हम लोग? सी से, कैपिटल सी से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। तो इसके अगर इसका आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जिस गोले का दर्पण भाग होता है उसी गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं तथा इसे सी से, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तथा वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो उसी गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी इस गोले की जो त्रिज्या था, अगर मान लीजिए त्रिज्या आर है तो वही त्रिज्या इसका क्या कहलाएगा भाई? इसका वक्रता त्रिज्या आर कहलाएगा। ठीक है, यानी ये जो आपका दर्पण है, ठीक है, यहाँ पे अगर केंद्र है तो यहाँ से कहीं मिलाइए भाई, क्योंकि आप जानते हैं केंद्र से गोले के किसी भी भाग पर आप मिलाएंगे तो ये सब त्रिज्या सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो गोले के केंद्र से इस दर्पण को मिलाएंगे तो ये क्या हो गए? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यही बात समझ में आया? तो अगर इन दोनों का डेफिनेशन आप एक ही में मिला के लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं गोले की, जिस गोले से दर्पण, या ऐसे लिखेंगे दर्पण जिस गोले का भाग है, दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र दर्पण की वक्रता केंद्र सी कहलाता है तथा गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है। स्मॉल आर, वक्रता त्रिज्या को किससे लिखेंगे हम लोग? स्मॉल आर से। बात समझ में आया? ठीक है भाई, ये तो पहला डेफिनेशन हुआ। दूसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे, ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आप जानेंगे ध्रुव क्या होता है? दर्पण का ध्रुव। तो देखिए, जो दर्पण का मिडिल पॉइंट होता है, यानी दर्पण का वह बिंदु जो दर्पण को दो बराबर भागों में बांट दे, उसी मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखते हैं भाई? P से। दर्पण का मध्य बिंदु, अवतल दर्पण है उसका मध्य बिंदु उसका ध्रुव हो जाएगा, और उत्तल दर्पण जो होगा उसका मध्य बिंदु उसका ध्रुव हो जाएगा। बात समझ में आया? ध्रुव क्या होता है? तो दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु जो दर्पण को दो बराबर भागों में बांटता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और इसे किससे हम लोग लिखते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P। ठीक है भाई, तो ये हो गया हम लोगों का ध्रुव P। तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा होता है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य
अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो देखिए भाई, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा या दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है भाई, इस ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। बात समझ में आया? क्या है भाई? बहुत ही आसान है। क्या कहा गया है? दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है भाई। चौथा पॉइंट, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है भाई? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन मतलब आके दर्पण से टकराएगी और टकरा के वापस लौटेगी, तो उसी घटना को परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, कैसे? मुख्य अक्ष के समांतर, और जब दर्पण से परावर्तित होगी तो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर काटेगी या फिर काटती हुई प्रतीत होगी। यहाँ अवतल दर्पण होगा अगर, तो यहाँ पर काटेगी, परावर्तन के पश्चात क्या होगी भाई? काटेगी, और जहाँ काटेगी वही दर्पण का मुख्य फोकस होगा, और इसे मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई। लेकिन अगर आपका उत्तल दर्पण होगा तो इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएगी, तो क्या ये मुख्य अक्ष को कहीं काटेगी? इधर कहीं काटेगी? आप देखेंगे कि मुख्य अक्ष आपका इधर आ रहा है ऐसे, और ये किरण इधर जा रही है, तो क्या ये संभव है कि दोनों एक दूसरे को कहीं काटेंगे? नहीं काटेंगे भाई। ये इधर जा रहा है कोण बनाते हुए, और ये इधर जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं काटेंगे? कहीं नहीं काटेंगे। तो इस किरण को, इस परावर्तित किरण यानी जो टकरा कर वापस जा रही है, इसको आप बढ़ाएंगे पीछे। जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं पर मुख्य अक्ष को काटती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी, और जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होगी उसी बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। समझ में आया? समझ में आ गया? आ गया होगा। क्या बताया गया भाई? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण या फिर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या फिर काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कैपिटल F कहते हैं। बात समझ में आया? आ गया होगा। पांचवा पॉइंट है होगा हम लोगों का फोकस तल। फोकस तल, फोकस तल क्या होता है? फोकस तल किसे कहेंगे? तो देखिए, इधर आप देखेंगे दूसरे फिगर में, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है भाई। ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव है। इधर कहीं वक्रता केंद्र C होगा और इधर कहीं
फोकस एफ होगा। ठीक है भाई, फोकस एफ, ये फोकस एफ है। ठीक है, फोकस तल समझिएगा। फोकस तल वह तल होता है जो मुख्य फोकस में से होकर गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। यानी वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरे तथा मुख्य अक्ष के लंबवत हो। यानी कुछ ऐसा तल होगा जो मुख्य अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा। लंबवत का मतलब क्या होता है भाई? 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, ये आप इसको रेखा मत समझिएगा भाई, ये आपका तल है। तल का मतलब आप क्या समझेंगे? तो तल का मतलब आप समझिएगा कि ये कोई ऐसा ये तल है। ठीक है भाई, ये आपको एक रेखा के जैसे दिख रहा है, इसका मतलब ये समझिए कि ये तल आपके सामने है, दर्पण है, ये आपका कटोरा जैसे है, इस तरह से रखा है। ठीक है भाई, और ये जो तल है ना, ये इस तरह से रखा है। यानी आपको सामने से ये सिंगल लाइन दिख रहा है, ये पूरा प्लेन तल नहीं दिख रहा है। ठीक है, और उसी तरह ये दर्पण का ये आपको केवल एक रेखा टाइप से ये दिख रहा है जो घुमा हुआ कर्व है। ठीक है, आपको पूरा 3D फिगर नहीं दिखाया जा रहा है इसमें, बात समझे? तो ये तल है जो कि कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो फोकस तल क्या होता है भाई? तो वह तल जो मुख्य फोकस F में से होकर जाए तथा मुख्य अक्ष के लंबवत हो, उसे फोकस तल कहते हैं। बात समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आपको फोकस तल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, द्वारक, दर्पण का द्वारक क्या होता है भाई? तो समझिए ध्यान से, ये आपका दर्पण हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया यम1 यम2, नाम दे दिए इसका यम1 और यम2। ठीक है, तो यम1 और यम2 को आप क्या करिए भाई? मिला दीजिए। ठीक है, तो यही जो यम1 यम2 है, यानी यम1 यम2 की जो लंबाई है, यही आपका दर्पण का क्या कहलाएगा? यही आपका दर्पण का द्वारक होता है। यम1 यम2 ही आपका दर्पण का क्या है भाई? तो यम1 यम2 ही दर्पण का द्वारक है। ठीक है, यहां पे अगर आप नाम देख के यम1 यम2 दे के यहां से ये मिलाएंगे तो यम1 यम2 क्या होगा? दर्पण का द्वारक होगा। यहां नाम दे के मिलाएंगे तो ये आपका दर्पण का क्या होगा भाई? द्वारक होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो 6 पॉइंट बताया गया है, ये 6 पॉइंट आपको बहुत ही शानदार ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा, कोई दिक्कत हुआ होगा, तो एक बार, 2 बार, 3 बार आप वीडियो को क्या करिएगा भाई? रिवाइज करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इनके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, ये बेसिक है आपका गोलीय दर्पण पढ़ने के लिए। ठीक है भाई, अपनी तरफ से मैंने इसको बेहतरीन ढंग से समझाने का भरसक प्रयास किया है। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, एक बार इसको और अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।